बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि संबोधन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं संबोधन को छोटा करके मैं चाहता हूं कि आप लोग काफी देर से बैठे हैं तो कुछ बातें कही जाए और सुनी जाए। हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, कुछ टॉपिक है मैं बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि शायद इन चीजों का आंसर उत्तर मिलने के बाद जो भी बहुजन समाज पार्टी के बारे में और अन्य पार्टियों के बारे में आपके ख्यालात हैं वो शायद बदल जाएं। पहला है, क्या दलितों पर अत्याचार 15 वर्षों में हो रहा है या पहले से भी हो रहा था? ये बड़ा एक मुद्दा है कि बहन जी बोलती नहीं है। तो एक सवाल है, क्या दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है क्या इस 15 से 20 वर्षों के बीच ही हो रहा है या पहले से हो रहा था? इस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए कि जितना दिख रहा है उतना है नहीं है मुद्दा। दूसरी बात है, क्या बहन जी सच में बीजेपी की बी टीम है क्या? हमारे यहाँ पे बहुत सारे मित्र भाई बैठे हैं जो बीएसपी के सपोर्टर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। बहन जी ने अभी बीते पिछले दिनों 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली की, तो कुछ लोगों का आरोप है कि बहन जी बी टीम है बीजेपी की। तो इस पर भी आज क्लियर हो जाएगा क्या सच में बहन जी बीजेपी की बी टीम है या कोई और ही बीजेपी की बी टीम है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा है, क्या सपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियां वास्तव में बीजेपी से लड़ती हैं क्या? वास्तव में बीजेपी से सत्ता से दूर रखने की कोशिश करती हैं क्या? या उनको सत्ता में लाने से पिछले डोर से, पिछले दरवाजे से कुछ और ही गेम चल रहा है? इस पर भी बात करेंगे और प्रूफ के साथ बात करूंगा। एक भी बात बिना प्रूफ की नहीं करूंगा, सब प्रूफ के साथ होगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी दलितों को हमेशा से धोखा देती रही है, इसको भी प्रूफ के साथ यहाँ पे रखूंगा। सपा की बीजेपी से मिली भगत, सपा की बीजेपी से मिली भगत, सपा बार बार बसपा पे, बहन कुमारी मायावती जी पे ये आरोप लगाती है कि बहन जी बीजेपी से मिली हुई है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। इसकी सच्चाई बिल्कुल उलट है, इस पर भी बात करेंगे। सपा की बीजेपी से मिली भगत के बाद सपा का दलित ओबीसी विरोधी चेहरा, सपा जब सत्ता में थी दलितों और ओबीसी के साथ क्या क्या किया है उसका भी चर्चा हम यहाँ जरूर करेंगे। जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन अपने लोग पूछते हैं या उनसे कोई पूछता है तो बता नहीं पाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस बात को हम क्लियर करेंगे। बाबा साहेब का सपना, समता मूलक समाज की स्थापना, क्या बहन जी इस पर काम कर रही हैं या इससे परे काम कर रही है? इस पर भी बात करेंगे। बीजेपी का बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, धन्यवाद। उसी धन्यवाद शब्द को लेके कुछ चमचे, कुछ दलाल टाइप के लोग बहन जी को बी टीम बताने पे तुल गए हैं, तो उसका भी क्लियर करूंगा। तो जो धन्यवाद शब्द है क्यों बोला गया और क्यों बोलना चाहिए था, इस पर भी बात करेंगे। बहन जी गठबंधन क्यों नहीं करती? बड़ा लोगों का यह मुद्दा होता है कि यार बीएसपी गठबंधन नहीं करती है, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो क्या सच में गठबंधन ना करने से बीजेपी को सपोर्ट होता है क्या? इस पर भी हम बात करेंगे। बहन जी सहयोग लेके सरकार क्यों बनाती है? कुछ लोगों के माइंड में बात आएगी कि जब बहन जी गठबंधन नहीं करती तो सहयोग लेके सरकार क्यों बनाती हैं? भाई बीजेपी से सरकार बनाई थी सहयोग लेके, सपा से भी बनाई थी, लेकिन क्यों बनाई थी? उसके पीछे क्या रीजन था, ये जानना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही प्रश्न चलते रहेंगे। और जो हमारा अंतिम पॉइंट होगा वो होगा, क्या पैसा कमा कर हम सुरक्षित हैं? क्या पैसा कमा के हम लोग सुरक्षित हैं?
ये बड़ा मुद्दा है कि हम लोग कहते हैं यार हमने पैसा कमा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या दलितों पर 15 वर्षों में अत्याचार हो रहा है, पहले से भी हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसका निवारण क्या है, इस पर भी बात करूंगा मैं। दलितों पर जो अत्याचार है 2 से 3 हजार साल पहले से हो रहा है और आज भी हो रहा है, और होने का एक ही रीजन है, मनुवादी धार्मिक व्यवस्था। मनुवादी धार्मिक व्यवस्था के चलते दलितों पे अत्याचार होता है। कोई डिबेट करे और ये वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ जो पुराणों, शास्त्रों, वेदों में लिखी हुई है। भारतीय समाज 4 भागों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में SC, OBC आता है, और सबसे ज्यादा SC और ST पे अत्याचार होता है, जिसे दलित शब्द बोला जाता है। बाबा साहेब ने डिस्क्राइब किया कि ये लोग गांधी के हरिजन नहीं हैं, ये गांधी के हरिजन नहीं हो सकते हैं। गांधी ने हरिजन शब्द बोला था कि ये जो लोग हम जिनको हरिजन बोलते हैं वो लोग हरिजन यानी भगवान की संतान हैं। तो उनसे एक ही शब्द पूछना चाहूंगा कि क्या बाकी बचे लोग शैतान की औलाद हैं? भाई, अगर हरिजन बोलने से हम भगवान की औलाद हो सकते हैं, तो जिनको हरिजन नहीं बोला जाता है वो क्या शैतान की औलाद हैं? अगर वो भी भगवान की औलाद हैं तो उनको भी हरिजन बोलना चाहिए। बाकी आप किसी को हरिजन बोल के देखो, उसका पारा गरम हो जाता है। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, हरिजन नहीं, दलित। और कौन सा दलित? मजबूत दलित, मजबूर दलित नहीं। तो दलितों का अत्याचार 2 से 3 हजार साल पुराना है और आज भी हो रहा है। इसका मेन रीजन है धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में आपको बताया गया है, रामचरितमानस में भी बताया गया है, गोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये दोहा बड़ा प्रचलित है रामचरितमानस का, गोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब होता पीटना। अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे इसका मतलब होता है शिक्षा देना। अगर सच में इसका मतलब शिक्षा देना होता है तो ढोल गवार पशु शूद्र नारी की जगह कुछ और क्यों नहीं लगा देते? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सकल ताड़न के अधिकारी, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज जाग कर इनका अर्थ ढूंढ रहा खोद कर, तो इसको बदलने की कोशिश में लगे पड़े हैं। लेकिन सच इसके परे है। आप आज से कुछ साल पहले आपके कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधा जाता था, और वो शोषण का एक तरीका था। समानता आपको ना दिया जाए उसका एक तरीका था। क्या सच में इन्हीं 15 सालों में ऐसा हुआ है? नहीं, इसका इतिहास बड़ा पुराना है। हमको ये जानना है कि हमारे साथ अत्याचार कर कौन रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हम सब अपने घर में किसी ना किसी की बेटी को ब्याह कर लेके आते हैं, या अपने घर से बेटी को किसी ना किसी के घर में ब्याह कर देते हैं। अब जिस घर में रहती है और उस घर का जो पति है उसका, अगर वो पति उसको पीटे, मारे, गाली दे, तो उस घर का कोई दोष नहीं है, उस घर का कोई दोष नहीं है। हमको ये देखना जरूरी है कि वो अत्याचार कर कौन रहा है। हाँ, इतना दोष जरूर हो सकता है कि उस घर का जो मुखिया है उस पर उसको लगाम लगानी चाहिए। ये एक पॉइंट है कि उस घर का मुखिया उस पर लगाम लगाए, लेकिन मेन भूमिका ये देखनी है कि हम पे अत्याचार करता कौन, ये बड़ा जरूरी है। आपको पूरा, जब आप ये पूरी की पूरी स्पीच सुनने के बाद आपको सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, क्या सच है क्या गलत है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सुनेंगे। सपा, कांग्रेस, बीजेपी तीनों सरकारों में दलितों पर खूब अत्याचार हुआ है, खूब। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी पे हुआ है किसी के सरकार में, तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार शारीरिक और मानसिक दोनों शोषण की है। बाबा साहब 1956 में मर गए, डेथ हो गई उनकी। उनके विचारों को कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, मार दिया था।
कौन जानता था बाबा साहेब को? मानवर कांसी राम जी आए तब लोगों ने जाना बाबा साहेब को, जबकि कांग्रेस का ये जिम्मा था। कांग्रेस के जितने बुजुर्ग लोग थे, जितने बुजुर्ग नेता थे, चाहे नेहरू को ले लो, चाहे पटेल को ले लो, चाहे गांधी जी को ले लो, इन लोगों ने बाबा साहेब की मेहनत देखी थी। इनका एक काम बनता था कि बाबा साहेब को भारत में घर घर उनके विचारों को पहुंचाएं, लेकिन इन लोगों ने वही दबा दिया। पहला दलित विरोधी काम यहीं से कांग्रेस ने शुरू किया कि एक ऐसे नेता को दबा दिया जिसने भारत के 85% आबादी को हक दिलाने का काम किया था और उसी को मार दिया। एक नया इतिहास लिखा जिसमें सारे मनवादी लोग भरे थे, जिसमें बताया गया था ये देश के जननायक हैं। यहां से कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा स्टार्ट होता है, ये जरूरी है। अब आगे ये क्लियर हुआ कि जो अत्याचार होता है ना, आज का नहीं है, 10 से 15 सालों में नहीं हुआ है। आप तक खबरें जल्दी पहुंच जाती है, सोशल मीडिया आ गई है, इसलिए तुरंत पहुंच जाता है। इससे पहले कब कहां कैसे बहनों की इज्जत लूट ली जाती थी पता नहीं चलता था, क्योंकि सोशल मीडिया थी नहीं, तो इसलिए पता ही नहीं चलता था। अभी जल्दी पहुंच जाता है। दूसरा क्या, बहन जी सच में बीजेपी की बी टीम है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, और इसको जानने के लिए सबसे पहले तो बीजेपी की एक विचारधारा है और एक बहन जी यानी बीएसपी की एक विचारधारा है। क्या ये दोनों विचारधाराएं कहीं एक दूसरे से मिलती हैं क्या? अगर कहीं मिल जाएं तो मैं मानूंगा कि बहन जी बीजेपी की टीम है, लेकिन नहीं। अभी आप लोग सबसे पहले बीजेपी की जो विचारधारा है वो मनवाद की विचारधारा है, पूंजीवाद की विचारधारा है। पूंजीवाद का मतलब होता है जिसमें सारी चीजें प्राइवेटीकरण कर दिया जाए और अमीरों का वर्चस्व बढ़ा के रखा जाए, गरीबों को एज ए मानसिक और शारीरिक गुलाम बना के रखा जाए, इतनी सी मजदूरी की जाए कि जिससे वो जी सके, आगे बढ़ भी ना सके, यानी भूखे मरे भी और आगे बढ़े भी नहीं। ये बीजेपी की विचारधारा यानी मनवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। अगर बहन जी इसके आसपास भी कहीं नजर आ जाएं तो मैं मानूं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। अब बहन जी की थोड़ी सी विचारधारा पे बात करते हैं। 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी। अगर बहन जी बीजेपी की विचारधारा से थोड़ा भी मेल खाती, थोड़ा भी, उन्होंने जितनी भर्ती निकाली, सरकारी भर्ती, शायद वो भर्ती नहीं निकालती। बहन जी बीजेपी की विचारधारा से थोड़ा भी मेल खाती तो सबसे पहले मंदिर बनवाती, पूजा पाठ करने मंदिरों में जाती। लेकिन बहन जी ने सबसे पहले क्या किया? आपके ओबीसी और एससी एसटी के इतिहास यानी जो महापुरुष थे ना, उनको उनके नाम पे जिले बनाए, उनके नाम पे पार्क बनाया। बहन जी ने एक काम किया, अंबेडकर वाद बहन जी ने स्थापित किया यूपी में। अगर बीजेपी की बी टीम होती तो ये दोनों विचारधाराएं सेम होती, लेकिन दोनों विचारधाराएं सेम नहीं है। आज आप देख लो, बीजेपी सत्ता में आई तो अपनी विचारधारा पे मंदिर बनवाया। हम नहीं कहते कि वो गलत है या सही, उस पर हम बात नहीं करते। हम कहते हैं वो विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा, धार्मिक विचारधारा, मनवादी विचारधारा, तो बीजेपी ने उस पर खूब काम किया। बहन जी की अम्बेडकरवादी विचारधारा, तो बहन जी ने उस पर खूब काम किया। अब दोनों ही विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो कोई कैसे ये साबित कर सकता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है? भाई बीजेपी की बी टीम तब होती ना जब विचारधाराएं कहीं एक हो जाती है। सत्ता आते ही सारा काम अम्बेडकरवाद पे होता है, तो आप या दूसरे पार्टी के लोग कैसे कह सकते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है? ये तो सरासर गलत है। ये तो मैंने सिर्फ बताया कि जो लोग कयास लगाते हैं उनके लिए सोचने का विषय है कि जब विचारधारा अलग अलग है तो कैसे दोनों एक टीम हो सकते हैं। एक ही घर में दो भाई हो मान लो, एक का विचार कुछ अलग होता है, एक का विचार कुछ अलग होता है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि दोनों लोग एक टीम में खड़े हो जाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं बनती भैया। तो उसी तरीके से बहन जी की विचारधारा अम्बेडकरवादी है और बीजेपी की विचारधारा मनवादी और पूंजीवादी है, तो किसी हालत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन जी बी टीम है। ये पूरी स्पीच खत्म करते करते मैं बता दूंगा कि बीजेपी की बी टीम है कौन, आपको एकदम शॉर्ट के साथ बता दूंगा। अब हमारा जो अगला है, क्या सपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियां बीजेपी से सच में लड़ती हैं क्या?
इस पे बड़ा मुद्दा है। एक उदाहरण से अगर मैं समझा दूं तो शायद समझ आ जाए। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और बीजेपी के पास जितने राज्यसभा सांसद हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से कि बीजेपी के पास मान लो कि 20 राज्यसभा सांसद हैं, मान लेते हैं, और बीजेपी को वोट मिल जाते हैं 50, यानी 30 वोट ज्यादा मिले। तो सिंपल सी बात है, ये 30 वोट कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों से ही आए हैं, जबकि बीएसपी का एक ही राज्यसभा सांसद है, एक ही राज्यसभा सांसद है। तो बीजेपी को 525 वोट कैसे मिल गए, जबकि 25 वोट ज्यादा मिले और ये 25 राज्यसभा सांसद, और सांसद किसके हैं? पीडीए के हैं, जिसको अखिलेश जी बड़े गौर से कहते हैं पीडीए, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब पीडीए ही मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, तो वो 25 वोट बढ़ कैसे गए उपराष्ट्रपति चुनाव में? उपराष्ट्रपति चुनाव का जो कैंडिडेट जीता वो बीजेपी का है, तो 25 वोट उसको ज्यादा कैसे पड़ गए? वो पढ़ने ही नहीं चाहिए थे। अगर आपके सांसद, विधायक, एमएलए, राज्यसभा सांसद सब के सब इसके विपक्ष में है, अगर वास्तव में भाजपा के विपक्ष में है, तो वो 25 वोट तो पढ़ने नहीं चाहिए थे। अगर वो 25 वोट पढ़ते नहीं तो भाजपा का उपराष्ट्रपति बनता नहीं, कौन बनता? फिर कांग्रेस का बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पीछे वाले दरवाजे से सपोर्ट तो जा ही रहा है। अगर सपोर्ट जा रहा है तो इसका मतलब हमको इनसे बचने की पहली जरूरत है। और आगे मुलायम की लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो कुछ बता देता हूं कि धर्मेंद्र यादव की बहन है जिनका नाम है, ठीक है, सरला नहीं साले है प्रमोद गुप्ता, ठीक है, किसी तरीके से है, नाम तो टाइटल बदल जाता। बीजेपी में शामिल हुए हैं बहुत जल्द ही शामिल हुए हैं, जिसको चाहिए। और मुलायम जी की बहू है एक अपर्णा, जो भाजपा में शामिल हुई। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जिसको अभी एक 2-4 फोटो भी दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। मुलायम जी जब सांसद थे तो मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे, दूसरी बार चुनाव होने की तैयारी हो रही थी, तो संसद में ऑन द कैमरा खड़े होकर बोले हैं कि मैं चाहता हूं, ये मुलायम जी के शब्द हैं, कि मैं चाहता हूं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी जीतकर प्रधानमंत्री बने। ये मुलायम जी के शब्द हैं। आज तक अखिलेश जी ने इस बात पे कभी माफी नहीं मांगी कि उस वक्त हमारे पिताजी से गलती हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो इंडिकेट करती है कि बीजेपी से मिली भगत किसकी है। अरे भाई, आप बीजेपी के अगर खिलाफ हो तो संसद में खड़े होकर कैसे बोल सकते हो कि जितने लोग जीत के आए थे, मैं उम्मीद करता हूं उतने लोग जीत के आए और दोबारा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी बीजेपी के ही हैं, तो आप उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो बीजेपी की बी टीम तो आप ही हो गए। आप बसपा को बार बार कहते हैं, आप अपने आप में भी झांक के देखिए कि आप क्या करते हैं, तो आपको समझ में आए। बहन जी को कभी दिखा दीजिए कि जाके बोली हूं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कहीं अगर किसी को लगता है तो मिले मेरे से और मुझे बताए कि बहन जी ने कभी ऐसा किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों को धोखा दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कांग्रेस को बहन जी ने इतना क्यों 9 अक्टूबर को लताड़ा है और सपा को क्यों इतना लताड़ा है और बीजेपी को धन्यवाद क्यों दिया है, ये बड़ा मुद्दा है। ये शुरू करते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ऐसा क्या करती है कि जो बहन जी ने उसको लताड़ा है। ये सारा माजरा कांग्रेस से ही शुरू होता है, जो हम यहाँ तक बैठे हैं, जितना हमारे साथ शोषण हुआ है। गांधी जी 26 दिसंबर 1924 को कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी 26 दिसंबर 1924 को कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और बी.आर. अम्बेडकर 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकांडी सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य था SC/ST के लिए शिक्षा में तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ये तो डेट बड़ा मायने डेट है। ये एक 26 दिसंबर 1924 और 20 जुलाई 1924 बाबा साहेब पहले बनाए हैं हितकांडी सभा और गांधी जी बाद में बनते हैं 26 दिसंबर को। सन सेम है
अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। इसका क्या मतलब है, इन दोनों डेटों का क्या तात्पर्य है, ये आगे समझ में आ जाएगा। बाबा साहेब SC ST OBC तथा अल्पसंख्यक और महिलाओं में अच्छे नेता के रूप में 1924 में उभर रहे थे। ये इतिहास गवाह है कि पीछे का उठा के अगर कार्यक्रम देखा जाए तो बाबा साहेब SC ST OBC और महिलाओं में बड़ी तेजी से उभर रहे थे। अब उसकी काट किसी न किसी को तो ढूंढनी थी कि बाबा साहेब का रुतबा कम कर दिया जाए। और ये सबसे बड़ा नुकसान किसका होता, वो नुकसान होता कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि भाई कांग्रेस के साथ कौन जुड़ा था, सबसे ज्यादा दलित OBC महिला यही जुड़ी थी। अब बाबा साहब जैसे फेमस होते ST ST OBC और महिलाओं में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिर जाता। तो अब कांग्रेस को कोई ना कोई एक नई चाल चलनी थी। अब वो चाल क्या चलेगी समझिएगा। 1932 में, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। और 1924 में दलित हितैषी सभा की स्थापना बाबा साहेब ने की थी। बाबा साहेब पहले स्थापना करते हैं दलितों के उद्धार के लिए और गांधी जी बाद में स्थापना करते हैं उद्धार के लिए। गांधी जी बार बार कहते थे कि मैं दलितों का नेता हूँ, बाबा साहेब कहते थे नहीं मैं दलितों का नेता हूँ। तो गांधी जी से मात्र एक प्रश्न है, आप लोगों से भी आप सोचिएगा, एक उदाहरण से दूंगा तो बेटर समझ आएगा। आपके घर में मान लीजिए 2 भाई लोग हैं और पानी की जरूरत है और कुआं खोदा जा रहा है। पानी की जरूरत है, कुआं खोदा जा रहा है। एक भाई आधा कुआं खोद दिया, दूसरा भाई कह रहा नहीं मैं भी कुआं खोदूंगा, मैं भी चाहता हूं घर को पानी मिले। ठीक है, तो उस भाई का फर्ज था कि जो आधा कुआं खोदा गया है उसी कुएं को खोदना जारी रखे, उसी कुएं को खोदना जारी रखे, साथ में मिलकर काम जल्दी होगा और मजबूती से होगा। तो जब गांधी जी बार बार ये कहते थे कि हम दलितों के नेता हैं, हम दलितों को चाहते हैं कि उनका उद्धार हो, छुआछूत खत्म हो, तो उनको अपना खुद का हरिजन संघ नहीं बनाना चाहिए। तब बाबा साहेब के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर देश में दलितों के नेता हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, छुआछूत खत्म करने में, इनको अधिकार दिलाने में हम इनके साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस के कहने पे गांधी जी ने एक अलग संघ बनाया, जिससे क्या हुआ, दलित SC ST OBC और महिलाएं 2 भागों में बट गई। और ये बटी कैसे, इसका भी एक उदाहरण देकर समझाऊंगा बटी कैसे थी। आप लोगों को पता होगा कि एक बार नमक के लिए आंदोलन हुआ था देश में, नमक के लिए आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को गांधी जी ने ही किया था मेरे चैप्टर। तो ये बड़ा मुद्दा है कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया था उसका क्या फर्क पड़ा डॉक्टर BR अम्बेडकर के राजनीतिक कैरियर पे। जो नमक है वो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, महिलाएं किसी भी वर्ग की महिला रही हो नमक को इस्तेमाल करती ही करती थी। जब गांधी जी ने एक साथ इतने लोगों को ले जाके नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया, तो इतने सारे लोग गांधी जी के फैन हो गए, उनको देश का नेता समझने लगे, आजादी का नेता समझने लगे। और इसमें कोई 2 राय भी नहीं है, चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि थे, आज माना भी जाता है राष्ट्रपिता है देश के, कोई 2 राय नहीं है। लेकिन उनको जब दलित को सपोर्ट करने की बात आई तो उन्होंने बीच में एक लाइन खींच दी। गोल में सम्मेलन कितने लोगों को याद होगा, हमें भी 2 वोट का अधिकार मिला था, तो गांधी जी ने मरण अनशन पर बैठकर उस अधिकार को छीन लिए थे। जबकि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इन सबको भी आज भी 2 वोट का अधिकार है, उनसे इनको दिक्कत नहीं थी। दलितों से दिक्कत थी कि 2 वोट का अधिकार इनको ना मिले, कांग्रेस की ही देन थी ये। गांधी जी 2 गोल में सम्मेलन में नहीं गए थे, वो तब पहुंचे जब बाबा साहेब अधिकार लेके 2 वोट का चले आए, तब जाके उसको उन्होंने मरण अनशन किया। और बाबा साहेब को मजबूरन उस अधिकार को खोना पड़ा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था आप जिसके लिए लड़ रहे हो अगर वही खत्म हो जाएंगे तो लड़के क्या करोगे। तो बाबा साहब ने कहा ये बात तो सोचने वाली है, हमारे लोग सदियों से सताए हुए लोग हैं,
बाकी लोग मजबूत लोग हैं, मारपीट करते रहते हैं। जब हम उन्हें खो देंगे तो अधिकार लेके हम कहाँ जाएंगे। तो बाबा साहेब ने उसके बदले आरक्षण की मांग की। नौकरियों में, शिक्षा में, राजनीति में, इन सबके आरक्षण की मांग की। आरक्षण ऐसे नहीं मिल गया, हमारा कुछ छीना गया है, तब हमको दिया गया। हम आरक्षण मांगते ही नहीं थे, हमको मत दो आरक्षण, हमें 2 वोट का अधिकार दे दो, आरक्षण अपने पास रख लो, लेकिन नहीं सुनते हैं। पहला धोखा कांग्रेस ने कब दिया? ये कांग्रेस ने जितने धोखे दिए हैं उस पर एक बात है, जरा देखते हैं। 16 अगस्त 1932 को बाबा साहब ने अंग्रेजों से दलितों के लिए 2 वोट का अधिकार लेकर आया था, जिसको कांग्रेस के जरिए गांधी जी ने छीन लिया था। ये पहला धोखा हुआ। दूसरा है, कांग्रेस का दूसरा धोखा कब हुआ? कांग्रेस ने दूसरा धोखा कब दिया था बाबा साहेब को? बाबा साहेब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर तले अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे थे। बाबा साहेब ने एक पार्टी बनाई थी, उसको बहुत मजबूत कर रहे थे। उनके खिलाफ उन्हीं के पीए को खरीद कर, बाबा साहेब के पीए को खरीद कर कांग्रेस ने चुनाव जितवा दिया। आप सोच के देखिए कि मेरे यहाँ एक चपरासी काम कर रहा हो और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो मेरे खिलाफ लड़ रहा हो और मैं हार जाऊं, वो जीत जाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि संविधान निर्माता ही चुनाव हार जाए देश का, जिसने व्यवस्था की कि चुनाव कैसे लड़ना है वही चुनाव हार जाए। कांग्रेस ने साफ साफ बोला था कि मैं किसी भी हालत में अंबेडकर को संविधान सभा में आने की अनुमति नहीं दूंगा। इसीलिए उनके पीए को खरीदा और चुनाव लड़वाया और जितवा दिया। ये कांग्रेस का धोखा था। किसके साथ? दलितों के साथ, बाबा साहेब के साथ। इस तरीके से पहला चमचा पैदा किया। आजकल देश में बड़े चमचे हैं, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि चमचों का इतिहास कब से रहा है, वो इतिहास कहां से शुरू होता है। तो पहला जो चमचा पैदा हुआ उसका नाम था, ठीक है, पीए थे वो बाबा साहेब के नारायण यश काजरोलकर। ये कांग्रेस के पहले चमचे थे, जो आज तक चमचों की लिस्ट चलती आ रही है। अब तो बीजेपी भी चमचे पैदा कर देती है बहुजन समाज के लिए, कांग्रेस भी पैदा करती है, सपा भी पैदा कर देती है। इधर एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, वो भी पैदा कर देती है। उसने चुनाव चिन्ह भी बड़ा अजीब लिया है, झाड़ू, जो दलितों के अपमान का प्रतीक है। पार्टी झाड़ू उठाती है जो दलितों के अपमान का प्रतीक है, जिसको कई हजारों सालों तक लोगों ने झाड़ू को कमर में हमारे लोगों ने बांध के रखा था, बंधवाया गया था। उसी को उठा के वो अपना चुनाव चिन्ह बनाती है और इनडायरेक्टली बताती है कि तुम इसी के काबिल हो। अपमानित करती है कांग्रेस की वजह से। चमचों की तो फिर बाढ़ आ गई। कांग्रेस ने इतने सारे चमचे बनाए हैं कि बाढ़ आ गई। कांग्रेस की वजह से बाबा साहेब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि कांग्रेस कैसे दिलवा सकती है कानून मंत्री पद से इस्तीफा। तो ये थोड़ा सा मुद्दा है कि जब बाबा साहेब सरकार में थे तो नेहरू जी से कहा था कि हिंदू कोड बिल लागू करो, जिसमें महिलाओं को समानता का अधिकार की बात की गई थी। उसमें अपनी मर्जी से महिलाएं तलाक ले सकती हैं, बाप की संपत्ति में बराबर का अधिकार ले सकती हैं। बाबा साहब ने इस तरीके से एक कानून बनाया था। तो नेहरू जी ने वादा किया था कि हम सत्ता में जब आएंगे इसको लागू करेंगे। जैसे सत्ता में आए नेहरू जी ने इस बात को नकार दिया और आरएसएस के लोगों ने बाबा साहेब का हिंदू कोड बिल के मैटर पे पुतला फूंका था कि महिलाओं को कैसे अधिकार दिया जा सकता है, महिलाएं तो पैर की जूती होती हैं, ये उन लोगों का कहना था। लेकिन बाबा साहब ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर समाज, किसी भी देश की, किसी भी समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब महिला तरक्की करेगी। महिला तरक्की नहीं करेगी, समाज की तरक्की नहीं होगी। और नेहरू एंड कांग्रेस कंपनी के लोगों ने बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल को लागू नहीं होने दिया और बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से कांग्रेस ने बाबा साहेब को भी ठगा, बाबा साहेब को भी धोखा दिया।
ये तो कांग्रेस की रही, बातें तो बहुत हैं, लेकिन इसे शॉर्ट में बताना था। अब आगे आते हैं, सपा से बीजेपी की मिली भगत क्या क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे सपा की क्या क्या मिली भगत है। कुछ मेरे पास फोटो है, बताने से बेहतर मुझे लगता है दिखा दूंगा तो ज्यादा यकीन हो जाएगा कि सच में क्या मिली भगत है या नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि मुलायम जी ने क्या बोला था संसद में, पहले बता दिया था। एक बार ये फोटो देख लिया जाए तो शायद बेटर होगा, अगर दिख रहा होगा तो, अगर दिख रहा होगा कुछ दूर तक। ये पहली फोटो है जिसमें मुलायम जी और अखिलेश यादव योगी जी के सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। अगर आप लोग सच में विरोध करते हैं तो ये बंद कमरे में क्या चलता है ये समझ नहीं आ रहा मेरे, ठीक है। ये पहली फोटो है। ये दूसरी फोटो है जिसमें उनके परिवार के लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए दिख रहे होंगे आप लोगों को। और भी और फोटो है, उसको भी देख लीजिए। ये सपा के लोग, ये सपा के लोग बीजेपी के साथ हाथ मिला के सोफे पे बैठे हैं। अगर मुझे लगता है कि इसमें भी अभी किसी को शक है कि सपा ही बीजेपी की टीम है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे भी कुछ ज्यादा प्रूफ ला के दे पाऊंगा मैं। और भी प्रूफ है जो दे सकता हूं मैं। इधर देखिए, ये पूरा परिवार ही है। मोदी योगी जी के साथ पूरा परिवार खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है। क्या चल रहा है भाई? अगर आप किसी के दुश्मन हैं तो मुझे नहीं लगता आप उसके घर में जाके सेल्फी लेंगे। आप उसको सत्ता से हटाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आप उसके साथ जाकर रोटी खाएंगे। लेकिन यहाँ चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो सपा ही बीजेपी की बी टीम है और कोई नहीं है। बीजेपी सपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती और सपा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती। इसका एक रीजन दूंगा, ज्यादा समझ आएगा। यूपी में दलित और मुस्लिम ये दो लोग एक तरफ हो जाते हैं तो वहां सरकार बन जाती है। दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाए तो सरकार बन जाती है। अब बचता कौन है? ओबीसी बचता है। तो अखिलेश जी मुस्लिम को कहते हैं कि काम करो, आप हमारे साथ आओ, हम मोदी जी को हराएंगे, हम बीजेपी को हराएंगे। कांग्रेस भी साथ में कूद पड़ती है। टोटल मिला के किसी में 28 पार्टी है, किसी में 30 पार्टी है। आप इस बात को समझिएगा कि एनडीए में लगभग 28 और बीजेपी के गठबंधन में लगभग 30 पार्टियां हैं, छोटी मोटी मिला के। ये सारे लोग मिलके बीजेपी को रोक नहीं पाते हैं और ये कहते हैं कि बहन जी ने चुनाव हरवा दिया। कैसे? अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि बहन जी ने चुनाव हरवा दिया, बहन जी में इतनी ताकत है, तो तुम काहे नहीं बहन जी के साथ आ जाते? बहन जी जितवा देंगे चुनाव, तुम आते नहीं भाई। सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे अंदर इतनी औकात नहीं और मैं झूठा चिल्ला रहा हूँ मैं इस पहलवान को पटक दूंगा और गया पटका गया खुद ही। और मैं बोल रहा हूँ यार वो साथ रहता तो हम पटक देते, तो तुम ही काहे नहीं साथ हो जाते? हाँ, तुम साथ होने ही नहीं जाते। तुमको पता है कि अगर साथ होंगे तो बीएसपी की सरकार बन जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि सपा का दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी चेहरा क्या है। बड़ा मायने रखता है। 3000 सालों में, 2500 सालों में पहली बार था कि बहुजन समाज में किसी दलित महिला को यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार मिली थी। अब आप सोच के देखिएगा कि बड़ी मेहनत करके किसी पेड़ को आप लगाएं तो फल देने लगा और कोई दूसरा है उस पेड़ की एक एक डाली काट डाले, तो आप उसको क्या बोलेंगे भाई? आप उसको अपना दुश्मन तो मानेंगे। अगर भाई नहीं मानते हैं तो आप लोग मुझे लगता है संतोष भी ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कि जो ऐसी बात ना। हमने आम लगाया खाने के लिए, दूसरा है छिलका के चला गया, भाई दुश्मन तो है वो। इसी तरीके से कुछ काम गिनाऊंगा जिसे आपको समझ में आ जाएगा कि बहन जी सपा को क्यों इतना उधेड़ के पीटती हैं, क्या रीजन है। पहला, प्रभुत्व नगर। बहन जी ने एक जिला बनाया जिसका नाम था प्रभुत्व नगर। ये गौतम बुद्ध जी के नाम पे बनाया गया, जिसको कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ओबीसी समाज से आते हैं और उसको हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने उसका नाम बदल के शामली रख दिया। सोचिएगा कि 3 से 2,500 सालों में हमें मौका मिला था कि हम अपने इतिहास को दुनिया के सामने रखें, और हम रखते भी हैं, और एक आदमी आता है उसको मिटा के चला जाता है। अब वो पता नहीं कब समय आएगा उस इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए, तो क्या हम उस आदमी को कभी माफ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी बहुजन समाज से प्यार करता होगा, अपने कास्ट को देखा होगा, तो उस आदमी से प्यार करेगा, उसको दुश्मन ही मानेगा। तो बहन जी क्यों नहीं माने दुश्मन? छपा को क्यों नहीं कहे दलित विरोधी? क्यों नहीं गए? दूसरा, भीमनगर, आप लोग जानते हैं बाबा साहब का कितना महत्व है। तो भीमनगर से भी एक जिला बना था जिसका उन्होंने माननीय अखिलेश जी ने नाम बदल के रख दिया संभल। अब सोच के देखिए कि वो इंसान चाहता ही नहीं है कि आपके महापुरुषों को लोग याद करें। अरे भाई, जब कोई नाम लेता, जैसे मैं आजमगढ़ नाम लेता तो आजमगढ़ शब्द आता था, तो जैसे ही भीमनगर का नाम कोई लेता तो बाबा साहब का नाम तो उसको याद ही आता। अखिलेश जी चाहते हैं कि यार ऐसा हो ही ना, नाम ही बदल दो, लोगों ने बदल दिया। हाँ, अगला है पंचशील नगर। पंचशील नगर है। पंचशील नगर गौतम बुद्ध जी ने, यानी पंचशील बड़ा मायने रखता है। तो बहन जी ने बाबा साहब के रास्तों पे चल के जिले का नाम रख दिया पंचशील नगर, और उसको अखिलेश जी ने हापुड़ रख दिया। जो आप हापुड़ सुनते हैं उसका नाम पंचशील था, जिसको उन्होंने हापुड़ रख दिया। एक बहन जी ने और नाम रखा महामाया नगर। कंफ्यूजन में पड़िएगा कि ये मायावती जी ने अपने नाम पे रखा है। नहीं, गौतम बुद्ध जी की मम्मी का नाम है महामाया, उस पर रखा गया। बड़े कंफ्यूजन होती है, बहन जी ने रख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको उन्होंने बदल दिया, अखिलेश जी ने हाथरस रख दिया, हाथरस। अब एक और था ज्योतिबा फूले नगर, जिसको अखिलेश जी ने बदल के अमरोहा रख दिया। छत्रपति साहू जी महाराज, ये कुर्मी राजा थे, ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज। इनको सम्मान देने के लिए बहन जी ने एक जिले का नाम रखा, जिसको अखिलेश जी ने बदल कर अमेठी रख दिया। और इनका योगदान क्या है? आरक्षण के जनक है ये छत्रपति साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक हैं। कभी वक्त रहा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी राजनीतिक मुद्दा है तो हम उसी पे बात करेंगे। कैडर की बात बाद में होगी। एक और नगर का नाम रखा गया था कांसी राम नगर। बहन जी ने एक और जिले का नाम रखा कांसी रामनगर, जिसको अखिलेश जी ने कासगंज कर दिया। इसी वाली बात पर बहन जी बहुत रोया था 9 तारीख को, और जिससे लगा कि यार बहन जी तो गड़बड़ कर देती है, बीजेपी को छोड़ देती है। बहन जी बीजेपी को छोड़ी नहीं है। जब 1.5 घंटे का भाषण सुनेंगे आप लोग ना, तो उसमें समझ में आएगा बीजेपी को बहन जी क्या कहती हैं। वर्तमान की सरकार, वर्तमान में तो बीजेपी केंद्र और राज्य में वहां पे, तो अगर जब वर्तमान की सरकार का नाम लेकर बहन जी धो रही है, तो इसका मतलब बीजेपी को डायरेक्टली धो रही है। अगला है रामाबाई नगर। रामाबाई का भी एक योगदान है, बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसका नाम अखिलेश जी ने बदल के कानपुर देहात रख दिया। फिर है संत रविदास नगर, इसको भदोही बना दिया। आप इतने जो जिले के नाम है ना, ये सिर्फ जिले के नाम नहीं है, ये हमारे SC ST OBC महापुरुषों को मान सम्मान देने का जो 3 से 2,500 सालों में मौका मिला था, बहन जी ने उस पर काम करके उनको सम्मान दिया था। लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उस सम्मान को हमारे महापुरुषों से छीन लिया। इसलिए वो दलित और OBC विरोधी है, बिल्कुल है, और ये मानना ही पड़ेगा। तो बहन जी क्यों नहीं उनको धोएंगी? बिल्कुल धोएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसके साथ ऐसा हो और उस आदमी की हम उनमें से कोई आरती उतारे। तो बहन जी क्यों उतारेंगी? वो तो इतनी बड़ी लीडर है। SC ST OBC छात्रवृत्ति, बहन जी जब सत्ता में आई थी SC ST OBC और साथ में सवर्ण समाज को भी छात्रवृत्ति मिल रही थी, ओजीफा जिसको कहते हैं, अखिलेश जी ने खत्म कर दिया। इसे अखिलेश जी ने खत्म कर दिया। अब आप बताइए किसका नुकसान हुआ? हमारा। एक ने हमको दिया, एक ने हमसे लिया, और हम उसको कहते हैं हमारा हितैषी है। हाँ, अरे बीजेपी भी तो यही काम करती है, दलितों को सताने का।
और अखिलेश भी यही काम करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या? दोनों की विचारधारा सेम है। बीजेपी की बी टीम तो इनको मानना ही चाहिए। अब SC/ST OBC का सरकारी ठेके में आरक्षण खत्म। बहन जी पहली बार सरकारी ठेके में आरक्षण की व्यवस्था की थी। SC/ST के OBC के लिए सरकारी ठेके में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अखिलेश जी जैसा है उसको खत्म कर दिया। SC/ST की पदोन्नति में भी आरक्षण खत्म। अब एक बात बताता हूँ, संसद में एक बिल फाड़ा गया था अखिलेश यादव के जरिए, या उन्होंने फिरवाया था। बहन जी ने ये बिल रखा था कि जो सरकारी नौकरी लोग करते हैं, जैसे मैं मास्टर हूँ और मुझे हेड मास्टर बनना है, उसमें आरक्षण की जरूरत बहन जी ने लगाया था, एक बिल पास किया था, लगवाया था संसद में पास होने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पे अखिलेश यादव ने इस बिल को ही फड़वा दिया। अब आप सोच के देखिए कि इस आदमी को SC/ST से क्या तकलीफ है, कि इतने अच्छे अच्छे कामों को जो आपको आगे लेके जाता है उस पर ही आके बैठता है और उसे फाड़ता है, खत्म करता है। SC/ST OBC का थाने में भी आरक्षण खत्म कर दिया। थाने में आरक्षण मिला था SC/ST OBC को, बहन जी ने दिया था, अखिलेश जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 2.5 लाख SC/ST को डिमोशन कर दिया। डिमोशन का मतलब समझिए क्या होता, जैसे मैं हेड मास्टर हूँ और मुझे मास्टर बना दिया गया, यानी इसको डिमोशन कहते हैं। तो अखिलेश बहन जी ने 2.5 लाख लोगों को प्रमोशन दिया था, अखिलेश की सरकार आई, उन्होंने तुरंत डिमोशन दे दिया। और ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, मैं कहीं से कोई फेक बात नहीं करता हूँ। फेक बात करूँ गला पकड़ लेने आगे अगले दिन आप लोग मेरा, ठीक है। SC/ST का छात्र आवास में भी आरक्षण खत्म। जो हॉस्टल होते हैं ना, हमारे पास इतने पैसा नहीं कि हम 8,000 9,000 7,000 दे के अपने बच्चों को हॉस्टल में रखवा पाए, तो बहन जी ने हॉस्टल बनवाया, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की, जिसको अखिलेश जी ने खत्म कर दिया, सरकार में आते ही खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी बात जो हुई उसको भी समझ लेते हैं। मुलायम जी की सरकार थी, अगर हमारी माँ बहनों को 10-20 गुंडे लोग आके हमला कर जाएं तो अंदर का जो खून है ना, तेजाब बन के फूलने लगता है। बहन जी को सपा के लोगों ने गेस्ट हाउस कांड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गेस्ट हाउस कांड बहन जी के साथ हुआ, कराया किसने था? सपा, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। और बहन जी को न्यूज रिपोर्टर वाले अगर बाहर नहीं निकालते, उस समय वहां के गुंडों ने बहन जी को जान से मार दिया होता। इतनी बड़ी घटना होने के बाद दलित समाज सपा के साथ खड़ा हो जाता है जाके। ये तो भाई नाइंसाफी है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो सपा दलित विरोधी है और बीजेपी की बी टीम है, ये मैंने अभी साबित किया है। क्यों? क्योंकि बहन जी कभी खड़ा होकर संसद में नहीं बोली कि मैं प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। या अगर किसी ने बोला था तो सपा के मुखिया माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बोला था। इसका ये बात बताती है कि आप कहीं ना कहीं सपा बीजेपी से बैकडोर से मिली हुई है। अगली बात आती है कि बहन जी गठबंधन क्यों नहीं करती? दलितों का वोट, आप लोगों को पार्टी जब नहीं बनी थी उससे पहले के थोड़ी सी हालात का वाकिफ करा देता हूँ। कांग्रेस जब देश में पहली पार्टी थी, देश की सबसे पहली पार्टी है, तो वो दलितों का वोट कांग्रेस को दे जाता था। दलितों के पास कोई पार्टी नहीं थी तो दलितों को वोट जाता था। बहन जी और माननीय कांशीराम जी बड़ी मेहनत करके दलितों को वोट को निकाल के बहुजन समाज में स्थापित कर दिया। आपके घर में मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा हो जो किसी के घर में जाके बिगड़ गया हो, खराब हो गया हो, दारू शराब पीता हो, और आप उसको बड़ी मेहनत से आपके मम्मी पापा चाहे जो भी घर का उसको सुधार के अपने घर में लाके स्थापित करता है और अपने घर में उसको रखता है, और बाद में कोई आके बोले यार हमसे फिर से आके मिल जाओ, क्या मिलने दोगे? नहीं जाने दोगे, फिर बिगाड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब कांग्रेस कहती कि हमसे गठबंधन करो तो बहन जी कहती नहीं। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो कि 100 सीटों पे गठबंधन हो जाता है, मान लेते हैं 100 सीटों पे गठबंधन हो गया। अब बहन जी जिन सीटों पे नहीं लड़ेंगी वो बहन जी का वोट कहाँ ट्रांसफर होना है? वो होना है कांग्रेस को।
अब कांग्रेस का एमएलए विधायक बन जाएगा तो क्या इस बात की कोई गारंटी लेता है कि दोबारा वोट बहन जी को मिलेगा? क्या बहुजन समाज को वोट मिलेगा? बहन जी पहले इस बात को श्योर करते हैं कि हमारा वोट हमको मिलना चाहिए, तुम्हारा भी वोट मिलना चाहिए। बहन जी कांशीराम जी जितनी बार गठबंधन किए हैं, हमारा वोट दूसरों को ट्रांसफर हो जाता है, उनका वोट हमारे पे नहीं आता है। अभी यूपी में जो गठबंधन हुआ था लोकसभा का, तो कितने लोगों ने बहन जी को गाली दी थी, हम इसको वोट देंगे, जाति सूचक शब्द लगाए थे। इससे यह साबित होता है कि हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए, हमें अपने दम पे लड़ना चाहिए। अपने दम पे लड़ने का एक ही मतलब है कि हमारी एक अलग विचारधारा है ना, हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे तो अपने हिसाब से काम करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अपनी सरकार फिर आएगी और फिर से इसी दम पे हम खड़े होंगे। अगला है कि अगर बहन जी गठबंधन नहीं करती तो दूसरे का सहयोग लेकर सरकार नहीं बना लेती है, यह भी एक मुद्दा है। चलिए देखते हैं कि कैसे सरकार बना लेती है। शुरू करते हैं। जब बहन जी किसी से गठबंधन की सरकार बनाती है तो पहले मुख्यमंत्री बनती है। आप लोग इतिहास उठा के देखिएगा कि वो सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री बनेगी, न कि दूसरी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाएगी। और जब वो मुख्यमंत्री बन जाएगी, SC ST OBC के लिए सारा काम कर देंगी। जो टाइम दिया जाता है कि 6 महीने आप मुख्यमंत्री रहेंगी, उसके बीच में जब अपना सारा काम कर लेती है, जब दूसरी पार्टी सहयोग मांगती है तो बहन जी चुपचाप अपना समर्थन वापस ले लेती है। जाओ, क्या कर लोगे? हमको जो करना है हमने कर लिया, अब कुछ कर नहीं सकते। बहन जी हमेशा उस विचारधारा पे काम करती है जो हमारा और आपका फायदा हो सके, इसलिए बहन जी सरकार बनवाती है। अब एक चीज रह गया कि बहन जी ने धन्यवाद दिया था, ये बड़ा मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा था। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि बीजेपी को धन्यवाद बहन जी ने क्यों दिया। बहन जी ने पार्क बनवाया जिसमें देश में दलितों को, SC ST OBC को बैठने खड़ा होने की जगह मिल गई। उन्होंने पार्क बनाया, दलित क्रीड़ा स्थल बनाए, वहां पे हम लोग खड़े होकर बात करते हैं, अपनी सारी बातें करते हैं। अखिलेश जी तो वहां से टिकट का पैसा जाता था। सिंपल सी बात है कि ये कंपनी अगर बनी हुई है और इसको लोग जो देखने आते हैं, अगर यहाँ से देखने वाले पैसा देते हैं तो इतना तो फर्ज बनता है कि इस कंपनी को खराब ना होने दिया जाए, इसका डेंट पेंट तो किया जाए। अगर डेंट पेंट नहीं किया जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ठीक अखिलेश जी ने यही काम किया, सारा टिकट का पैसा रखकर दूसरे विभाग में लगा दिया, लेकिन कभी उन्होंने पार्क की मरम्मत में नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। अब आते हैं कि जब 9 अक्टूबर की बात थी, बहन जी ने अपने पदाधिकारियों से पार्क का जायजा करवाया कि पार्क किस हालात में है। तो बहन जी को पता चला कि पार्क बहुत जर्जर हालात में है। तो बहन जी ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पार्क के लिए, क्रीड़ा स्थल के लिए कुछ फंड जारी करें जिससे पार्क की मरम्मत हो सके। और उन्होंने, बहन जी ने कहा कि आप दूसरे विभाग का पैसा मत लीजिए, हमारे टिकट का जो पैसा आया है, जो पार्क के टिकट का पैसा आया है, उसी को आप दे दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर गौर फरमाया और 150 करोड़ रुपए उस पार्क के लिए दिया कि इसकी मरम्मत की जाए, और मरम्मत हुई। अब आप लोगों से पूछूंगा, मैं और किसी से नहीं, आप लोगों से पूछूंगा, जिनको लगेगा कि धन्यवाद देना चाहिए था वो हाथ उठा देंगे, जिनको लगेगा नहीं देना चाहिए था हाथ नहीं उठाएंगे। कि एक आदमी आपके घर को तोड़कर खत्म कर दिया और एक आदमी आपके घर को फिर से बना दिया, मजबूत बना दिया, आप उसका धन्यवाद देंगे या नहीं देंगे? तो बहन जी ने क्या गलत कर दिया है? अगर योगी को इस बात पे धन्यवाद दे दिया कि मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद इस बात पे करती हूँ कि उन्होंने पार्क की मरम्मत के लिए जो हमने रिक्वेस्ट की थी उस पर खड़े उतरे हैं, इस बात पे धन्यवाद करती हूँ, इसी बात पे धन्यवाद किया है। बाकी 1.5 घंटे के भाषण में उठा गई है, बकवास है।
लेकिन हमारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे बहन जी ने धन्यवाद किया है। देखो ना, जैसे एक कुछ दिन पहले ट्रेंड चला था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। राहुल जी ने शब्द बोला था, एक्चुअल में राहुल जी का शब्द नहीं था, मोदी जी ने इस शब्द को कहीं बोला था कि इधर से सोना डालेंगे इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। राहुल ने इसी शब्द को दोहरा दिया था और इसी क्लिप को काट के निकाल दिया गया और अब बोला जाता है कि राहुल पप्पू है। उसी तरीके से बहन जी की क्लिप को काट के निकाल दिया गया कि बहन जी बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं, बीजेपी के साथ मिल गई है। ऐसा नहीं है। उसने योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में रहते हुए 150 करोड़ पार्क को दिया जिससे उसकी मरम्मत हो सकी, इसीलिए बहन जी ने उनका धन्यवाद दिया और कोई मैटर नहीं था। अब रही बात दूसरी कि बड़ा अत्याचार हो रहा है देश में, उस दिन बहन जी बोली ही नहीं। दलितों पे अत्याचार हो रहा है और बहन जी बोली नहीं। जिस दिन बहन जी 9 अक्टूबर को ना मीटिंग ले रही थी, उस दिन भी देश में हजारों जगह अत्याचार हुआ है, एक जगह नहीं, हजारों जगह अत्याचार हुआ है। अब करता कौन है, बड़ा मुद्दा ये रहा। सबसे बड़ी बात है करता कौन है, करवाता कौन है। अब लोग सपा की सरकार का भी रिकॉर्ड उठा के देखिएगा कि कितना अत्याचार हुआ है। अभी जो जल्दी वाला जो मैटर है ना, हरियाणा का एक मैटर है जिसमें आईपीएस पूरन कुमार आईपीएस है और उनकी पत्नी आईएएस है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? उनको इतना टॉर्चर, मतलब आईपीएस को टॉर्चर किया जाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। बीएसपी के लोग जाके वहां धरना देते हैं, उसके बाद भी दर्ज नहीं होती है। ये जो अत्याचार का सिलसिला है ना, ये चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोग अपनी खुद की सरकार नहीं बना लेंगे, आप लोग दूसरों के झांसे में नहीं आएंगे, तब तक आप अपनी सरकार बना नहीं सकते। बहन जी बीजेपी की बी टीम नहीं है। अभी मैंने उदाहरण सहित, फोटो सहित हर तरीके से समझाया है। जिस पार्टी का फाउंडर यानी पार्टी बनाने वाला ही बीजेपी का समर्थन जाके कर दे, कैसे आप मान सकते हो कि वो पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है? यानी माननीय मुलायम सिंह यादव जी भाई पार्टी के संस्थापक थे और जाते हैं संसद में बोलते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। इससे ये साबित होता है। दूसरी बात, अभी अमित शाह जी संसद में एंट्री मार रहे थे तो शिवपाल चाचा उनको पर्ची निकाल के देते हैं, अपने जेब से उनको पर्ची निकाल के देते हैं। अरे भैया जिनसे तुम लड़ रहे हो उनको पर्ची से गाली गलौज कर रहे थे क्या? पर्ची से तो वही चीज दी जाती है जो दूसरा ना जाने। भाई बहुत लोगों ने अपने जमाने में लव लेटर वगैरह लिखा होगा तो पर्ची पे लिख के देते थे, तीसरा ना पढ़ ले। तो ऐसी कौन सी बात थी कि शिवपाल चाचा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जेब में दे रहे थे, ये ले जाइए। इसका मतलब है कुछ तो साठ गांठ चल रहा है, पता नहीं कैसे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनसे बचने की जरूरत है। और कांग्रेस क्या बी टीम है या कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, ये भी तो जान लीजिए। यूपी में लड़ने की बात आती है तो कांग्रेस कहती गठबंधन कर लो, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जब लड़ने की बारी आती है तो कहती हम गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब क्यों नहीं करोगे भाई? रीजन दे दो। बीजेपी को हराना तो वहां भी गठबंधन करो। उनको पता है कि यूपी में बीएसपी बड़ी मजबूत है, यहाँ हमको बीएसपी को खत्म करने के लिए काम करना है। 2% वोट था किसका? कांग्रेस का। अखिलेश ने गठबंधन करवा के उसको 10% पे लाके खड़ा कर दिया। ये अखिलेश की देन है। कांग्रेस ने ही बीजेपी बनवाई है, जनता दल से बीजेपी बनी है। वही वाली बात है कि मेरी एक दुकान है, मैं सामान महंगा देता था, मेरे को पता चला कि एक पड़ोसी और दुकान खोल रहा है जो हमारा भाई नहीं है और हमसे भाई तो पैसा कमाएगा। तो मैंने अपने रिश्तेदार को उठा के लाया, मैंने कहा चल एक दुकान डाल, लेकिन तेरा मेरा 36 का आंकड़ा रहेगा बार बार। उसने एक दुकान डाल ली
अब वही ग्राहक उस दुकान पे जाते हैं, कुछ मेरे यहाँ आते हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? ये कई खानदान में जा रहा है। जब मर्जी एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक वही काम कांग्रेस ने की। कांग्रेस देख ली कि अरे यार धीरे धीरे लोग हमसे टूटते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कुछ अलग करें, नई पार्टी बनाएं। तो उन्होंने कहा एक काम कर, हमारे विरोध में तुम खड़े हो जाओ और एक नई पार्टी बना लो। अरे जिस पार्टी में रह के सदस्य आपको गाली दे रहा है वही सदस्य दोबारा अपनी पार्टी बना ले तो आप उसको कैसे अपना मान सकते हैं? अरे वही लोग कांग्रेस में रह के गाली देते थे, वही अत्याचार करते थे, वही लोग दोबारा आके फिर दूसरी पार्टी बनवा लिए, आप लोग उनके साथ खड़े हो गए। पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ये रहा बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे का साथ, एक सापनाथ और एक नागनाथ। मानवर कांशीराम जी का कहना है एक सापनाथ और एक नागनाथ। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को कोशिश करूंगा समाप्त करने की, तो शायद समझ में आ जाए। तो ये पूरे स्पीच का एक सार होगा, महत्व होगा। एक बार कुछ लोग गांव में जाके मछलियां बांट रहे थे। मछली बांट रहे थे तो ऐसे लाइन में खड़े होकर लोग मछली ले रहे थे। एक लड़का मछली ले ही नहीं रहा था, दूर जाके बैठा था। मछली वाले जो बांट रहे थे वो मछली लिए और उसके पास गए, भाई ले ले यार। कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने पूछा तुझे चाहिए क्या? उसने कहा एक काम करो, आप हमें कुछ देना चाहते हो तो मछली पकड़ने का हुनर बता दो, यानी मछली पकड़ने का तरीका बता दो, हम आपसे मांगेंगे नहीं, मछली खुद पकड़ के लाएंगे। उन लोगों ने कहा नहीं, ये काम नहीं कर सकते, हम आपको मछली पकड़ने का तरीका नहीं दे सकते। अगर हम आपको मछली पकड़ने का तरीका दे देंगे हमारा महत्व तो खत्म हो जाएगा। हमसे मछली लेने के लिए लाइन में कौन लगेगा? हमारा पैर कौन साफ करेगा? हमारा जूता कौन साफ करेगा? उसी तरीके से ये मनुवादी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, ये लोग ये नहीं चाहते कि आपको सत्ता में आए, आपको एक कुर्सी देंगे, पावर नहीं देंगे। आप सोचो ना क्या कांग्रेस और बीजेपी में SC ST OBC के विधायक और सांसद नहीं है क्या? दुनिया भर के विधायक और सांसद हैं, लेकिन आज आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। उन नलायकों को चाहिए कि इस्तीफा दे दे, सरकार अपने आप गिर जाएगी, लेकिन नहीं दे सकते। उनको पता है कि हम समाज के लिए काम ही नहीं करते। और हमारे लोग देख लेते हैं हमारे समाज का खड़ा, इसको वोट दे दो, देखना है दलाल कौन है, चमचा कौन है। अगर चमचा है तो उसको वोट नहीं देना है, अगर चमचा नहीं है तो उसको वोट देना है। इसी पैसे कमा के आपका कुछ उद्धार नहीं होगा, सिर्फ पैसे कमा के। उसके साथ राजनीतिक पावर होनी चाहिए। सबसे जो बढ़िया उदाहरण था हरियाणा का IPS पूरण कुमार, IPS पत्नी IS, आज उनकी भी नहीं सुनी जाती है। अब इससे भी बड़ा पद किसी को चाहिए क्या? नहीं है। पैसा भी खूब है, पावर भी खूब है, लेकिन राजनीतिक पावर नहीं है, वो नौकरी की पावर है। एक DM विधायक से कंट्रोल हो जाता है, एक DM विधायक कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको संसद में जाकर बैठना होगा। माननीय कांशीराम जी ने बोला था आरक्षण से लेंगे SP DM और वोट से लेंगे CM PM। ये छोटा सा नारा है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था को हिलाने के लिए बहुत मजबूत फिगर है। अगर इस पर जिस दिन हम काम कर लें हमारी सरकारी सरकार रहेगी हर जगह। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जाना खत्म हो गया।